स्टार्ट किया जाए नया टॉपिक, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। रिवीजन करते रहे, रिवीजन करना स्टार्ट करें। कुछ नहीं करना है, फिजिकल केमिस्ट्री को पर्टिकुलरली रिवीजन करने के लिए 5 क्वेश्चंस रोज बनाए और रैंडम सॉल्व करें। अपने नोट्स से 5 क्वेश्चन पीछे का खींचिए और उसको सॉल्व कर डालिए। रोज 5 की मिनिमम आदत डालिए, पहले यहां से स्टार्ट करें। जब ये आदत में आप फिट बैठ जाएंगे, फिर 5 को स्ट्रेच करके आप 7 पे चले जाएंगे, फिर 7 स्ट्रेच करके आप 10 चले जाएंगे। आपकी क्षमताएं बढ़ती चली जाती है। डायरेक्टली अगर 10 बनाना चाहोगे तो नहीं होगा। तुम लोग सोए रहते हो, किसी दिन मन करता है कि आज रिवीजन पूरा कर लो, ऐसे नहीं होता। हर दिन थोड़ा थोड़ा रिवीजन होता। और इसी तरह पढ़े रहते हो, मन करता है एक ही दिन में प्रैक्टिस उठ करके आज सारा न्यूमेरिकल्स कर जाए, ऐसे भी नहीं होता। प्रैक्टिसिंग का भी हर दिन आपको आदत डालनी पड़ेगी। आपको फिक्स करना होगा कि हमने दिन भर में जितना आज टोटल हमारे पास आफ्टर ट्यूशन आफ्टर कोचिंग मेरे पास जितना टाइम है उसका कितना % हमें प्रैक्टिस में देना, वो फिक्स करना पड़ेगा और उस पर आपको काम करना पड़ेगा। हर दिन एक फिक्स % होना चाहिए ना आदमी का प्रैक्टिसिंग में। बेटा हर लोगों की क्षमता अलग अलग है, लेकिन प्रैक्टिसिंग जो है वो 20% से लेके 50% का एक बार है कि आपके पास अगर टोटल मान लो कि दिन भर में अगर सेल्फ स्टडी आफ्टर ट्यूशन या कोई चीज अगर आपके पास टोटल 10 घंटा मान लो, थोड़ी देर के लिए 10 नहीं है 5 ही है, तो 10 घंटे अगर है तो 20 to 50% का एक बार है कि हम 10 घंटे में 2 घंटे देंगे प्रैक्टिसिंग में, मतलब 5 का 1 घंटा, या नहीं तो मैक्सिमम जिसकी क्षमता ज्यादा है वो 50% तक ले जा सकता है इसको। तो 20 to 50% का एक बार है, उसमें प्रैक्टिस करें। और उसी तरीके से रिवीजन का भी प्रैक्टिसिंग, जो आप रिवीजन कर रहे हैं 5 न्यूमेरिकल्स डेली, वो भी प्रैक्टिसिंग में ऐड हो जाएगा। बेटा एक सटीक प्लान, बोलते हैं ना बार बार, थिंकिंग वेल इज गुड। अच्छा हर कोई सोचता, मैं भी सोचता हूं शक्तिमान हो जाऊं, हाँ? नाचते नाचते कूद जाऊं 10 मंजिल के बिल्डिंग से, गोल गोल इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग कूद जाऊं, तो अच्छा हर कोई सोचता, वो बड़ी बात नहीं है। सब हर कोई सोचता मेरा आईआईटी हो जाए, मेडिकल वाला भी सोचता मेरा आईआईटी हो जाए, तो अच्छा हर कोई सोचता। थिंकिंग वेल इज गुड, प्लानिंग वेल इज वाइज। अच्छे सोचे हुए को प्लान अच्छे से करना होता है। एंड डूइंग वेल इज बेस्ट ऑफ ऑल, मतलब उसका एग्जीक्यूशन। मैक्सिमम लोग अच्छा सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा सोचने के बाद उसको प्लान भी करते हैं सही तरीके से, लेकिन सबसे अच्छे कौन वाले लोग हैं? डूइंग वेल इज बेस्ट ऑफ ऑल, जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं प्रॉपरली, लास्ट स्टेप तक जो हमने प्लान किया उसको किया। क्योंकि योजनाएं रोज रोज बनती रहती हैं, लोग बनाते रहते हैं। क्योंकि आपके साथ दिक्कतें क्या होती है बेटा इस उम्र में, जैसे ही आपको किसी स्टेप पर थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है, स्ट्रगल, तो आप तुरंत क्या करते हैं? कोई शॉर्टकट ढूंढते हैं, मतलब अपना रास्ता बदलने की सोचने लगते हैं। तो रास्ता बदलना जैसे ही आपने बदला तो आपने योजनाएं बदल दी अपनी। तो योजनाएं बदली जा सकती हैं, लेकिन अगर आप उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन करेंगे तो वो चीजें, प्लानिंग जो है वो फिर चेंज नहीं होगा। इसीलिए एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी चीजों को लिस्ट करें कि हमें एग्जीक्यूट क्या क्या करना, हमें करना किस तरह से। और यूं बस आओ क्लास करो घर जाओ, नहीं बेटा ऐसे नहीं होगा, फिर छोड़ दीजिए आप, आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा। मजाक नहीं है जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 20 लाख और 15 लाख लोग, इतने इतने लोग अपीयर हो रहे हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा रिवीजन अपनी पढ़ाई में ऐड कीजिए, एकदम प्रॉपर प्लान कीजिए कि मेरे पास कितना टाइम निकल रहा है वीक में, पर डे, हर दिन का। अगर अलग अलग आपका ट्यूशन का स्लॉट है, कोचिंग का स्लॉट है, तो आप ये निकालिए कि मेरे पास कितना टाइम अवेलेबल। बेटा टाइम निकालने वाले बेटा निकाल लेते हैं, उनको जुनून होता है टाइम निकालने का। आपको वो जुनून सवार नहीं हो रहा। आपको मैं बताऊं, बच्चे ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, आप क्लास आते हो, अगर आपकी क्लास मान लो कि यहां स्टार्ट होती है 6:45 में मान लो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कितने में पहुंच जाते हो? 6:20 में भी पहुंचते हो ना, बहुत सारे 6:15 में पहुंचते हो। तो आपके पास 20 मिनट 25 मिनट टाइम होता है, बेटा कुछ नहीं करते उस टाइम का। बोलते हैं बेटा कि भगवान ढूंढने से पत्थर में भी मिल जाते हैं। मतलब क्या है इस कहानी का? फील करना हमें कि भगवान वहां है। तो आपको ये निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि टाइम कहां है मेरे पास। आधा घंटा टाइम बहुत होता है। ये जो आप ½ एन आवर वेस्ट करते हैं ना पूरा का पूरा, किस चीज में?
बैठ के टफड़ी मारते रहते हो। इसको यूटिलाइज करो। हर ट्यूशन में इस तरह से, अगर एक दिन में आप 3 क्लासेस करते हैं, कोचिंग में 3 क्लास करते हैं या ट्यूशन में आप 3 से 4 क्लास करते हैं, हर दिन 1.5 घंटे का टाइम मिनिमम आप वहां से निकाल सकते हैं। और आपको पता है अच्छे स्टूडेंट ये करते हैं। आप केमिस्ट्री के क्लास में बैठे होते हैं, टीचर के आने से पहले वो 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के लगा चुके होते हैं, या बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन लगा चुके होते हैं। ऐसे टाइम निकलता है। लेकिन अगर आप उसको जोड़ेंगे नहीं, इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तो आपके पास फिर बहाने क्या आएंगे? मेरा दिन भर क्लास कोचिंग में चला जा रहा, टाइम मेरे पास अब टाइम नहीं बच रहा। समझ रहे हो बात को? तो टाइम मिलता नहीं बेटा, किसी को समय नहीं मिलता है। क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है, वेस्टेज को मिनिमाइज करना पड़ता है। टाइम नहीं मिलता। ये बड़ी सीख है। वेस्टेज को मिनिमाइज करो। वो छोटा छोटा टुकड़ा जो वेस्टेज है ना, उसको यूटिलाइज करो और इंटीग्रेट कर दोगे ना, तो तुम देखोगे इतना टाइम है ना तुम्हारे पास, तुम तुरंत पावर फील करने लगोगे अपने आप में। इस पर काम करो, वर्क ऑन इट, प्रॉपरली काम करो। बहाने बेटा बनाओगे ना तो जिंदगी भर खोखले बहाने बनाते रहोगे। जिनको सक्सेस चाहिए ना, वो कभी बहानों पर नहीं जाते हैं। दुनिया का कोई भी बहाना उनके लिए है ही नहीं, मतलब कोई भी कमी उनके लिए कमी नहीं है जिनको करना है। तुम यंगस्टर्स हो यार, एनर्जी के पैकेट हो, करो ना भाई। करते हैं ना। ये तो 3 साल 4 सालों से देख रहे हैं कि बैच इतना इस तरीके का स्टूडेंट हो रहा है, उसको अपने टाइम के कॉस्ट की समझ ही नहीं है। ये पीछे के ये 4 साल जो अभी रनिंग चल रहे हैं ना, इसमें हमने ये रियलाइज किया। वरना बेटा 20-30% हमेशा स्टूडेंट बैच में ऐसे मिले हैं जिनको अपने समय की कीमत की पहचान है। आपको उसकी कीमत की पहचान नहीं है। रियली एकदम सही बोल रहे हैं। ये 4 साल से ऐसा माहौल दिख रहा है। कुछ भी बना बनाया नहीं मिलता है, और जिस किसी को बना बनाया सब कुछ मिलता है ना, विरासत समझ लो, वो लुटा देगा। आज तक किसी राजा का रजवाड़ा बचा है यार? इतने सारे राजा हुए ना, कितनों की संपत्ति बच गई? बचा है? कभी नहीं बचता है। सिर्फ आपके पास आपका नॉलेज ही है जो परमानेंट है, यही आपको बचाता है। तो कुछ बड़ा करने के लिए, सक्सेस लाने के लिए हमें सबसे पहले जुनून सवार होना चाहिए। हम अपने दिन का एक एक मिनट, एक एक सेकेंड सबका इस्तेमाल करें और सबको जोड़े, इंटीग्रेट करें। यह इंतजार ना करें कि हमें थोक में समय मिलेगा, वो कभी भी नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा बेटा, आज नहीं, पूरी जिंदगी नहीं मिलेगी। क्या बोला? पूरी जिंदगी नहीं मिलेगी। मुझे देख लो, आपको पता है आपको पढ़ाने के लिए भी मुझे कुछ देखना पड़ता है कि लगता है कि कुछ नहीं देखना पड़ता? देखना पड़ता होगा ना। इतनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अथाह है। इधर से डेटा दिमाग में रखो, उधर निकल जाए, उधर का डेटा दिमाग में रखो, इधर निकल जाए। तो बेटा आपको क्या लगता है कि अगर मैं ये सोचूं कि एक दिन में 5 बैच पढ़ा रहा हूं, तो 5 बैच को पढ़ाने के लिए मेरे पास टाइम कब आएगा? बताओ, थिंक इट। क्या आएगा? प्रॉपर्ली टाइम मिलेगा? अगर आप लोगों की तरह थोक में टाइम सोचूं, तो टाइम बेटा कहां पे? आपको बताऊं? सुनोगे? गोदी में बेटी रहती है, रो रही है बेटी, उसको सुला रहे हैं, थपड़ी मार रहे हैं और बुक पलट करके पढ़ रहे हैं, नोट्स देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, डेटा चेक कर रहे हैं, मोबाइल में चेक कर रहे हैं। मोबाइल चेक करें तो वो भी मोबाइल की तरफ घूमे, और मोबाइल मैं देखने देता नहीं हूं बच्चे को। तो फिर उससे बचाने के लिए क्या करता हूं? फिर फोन रख दिया, तो फिर बुक पलट लिया, फिर देख लिया कि सर इधर घुमा हुआ, फिर बीच में फोन देख लिया। सोचो, इस तरह से टाइम निकालना पड़ता। गाड़ी में बैठा हूं, कहीं जा रहा हूं, निकाल के देख रहा हूं, चाय पी रहा हूं, उस समय में निकाल के देख रहा हूं। बेटा नियत होती है किसी चीज को पहले इंटीग्रेट करने की, जोड़ने की। इंपॉर्टेंट है नियत। नियत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी नियत बन जाएगी और जुनून सवार हो जाएगा, तो नियत प्लस जुनून, नियत प्लस जुनून इक्वल्स टू सक्सेस। नियत किस चीज की होनी चाहिए? टाइम को इंटीग्रेट करने की, समय को जोड़ने की। छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स जो आपको मिलते हैं, उस वेस्टेज को क्या करना है? ऐड करके, स्क्रैप को ऐड करके आपको अपना महल खड़ा करना है समय का। समझ में आया? और साथ में जुनून मेंटेन करना है। आप ऐसा करेंगे ना, तो आपको एक गजब का पावर अपने अंदर महसूस होगा।
आप करके देखिए, आप करके देखिए। क्या हर दिन के क्लासेस में जो आपने 10 मिनट 15 मिनट का टाइम वेस्ट किया है डेली के 4-5 क्लास में, उसको क्या कीजिए, यूटिलाइज कीजिए। बेटा आप गजब का पावर आपको अपने अंदर महसूस होगा, आपको लगेगा ही ना, आप एक वीक में बदले में महसूस करेंगे, आपको लगेगा मैं वही हूं जो एक वीक पहले मैं था ना, आपको लगेगा मैं कुछ और हो चुका हूं। आप करके देखिए ये काम, आप सबों के भविष्य के लिए बोल रहा हूं बेटा। अगर आपने अभी साथ में ये 2 साल में निकाल लिया यार, तो निकाल लिया, लाइफ सेट हो जाएगी। लोग भले ही कितना भी इंजीनियरिंग और मेडिकल को गाली दे, बेटा मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है इस कंपटीशन की अहमियत क्या है। वैसे तबके के लोग खास करके 2 सेगमेंट कह रहा हूं, एक सेगमेंट जो रिसर्च माइंड है उनके लिए भी ये कंपटीशन बेस्ट है, और एक वो तबका जो बहुत सारे पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं और उन्हें जल्दी से अपने करियर को क्या करना है, सेट करना है। अपने पिताजी, अपने फादर या पेरेंट्स या समाज या परिवार जो भी है, उनके लायबिलिटीज को अपने ऊपर पास ऑन करना। बहुत सारे लोग हमारे सोसाइटी में तो ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, उनके लिए कंपटीशन बहुत बेस्ट है। क्योंकि बेटा आप 12th करते करते 18 और कैंपस प्लेसमेंट लेते लेते 21-22 आप अपना करियर सेट कर लेंगे। बाकी कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जो इतना आराम से और इतने कम नंबर ऑफ कैंडिडेट में आपको सेटलमेंट दे दे। बाकी कोई कंपटीशन जान ही रहे हो कितनी भीड़ है। सबसे इजी और ज्यादा परसेंटेज सक्सेस रेट किस में है, इंजीनियरिंग और मेडिकल में 3% से 4% का सक्सेस रेट है ना जी। 4% है किसी में सक्सेस रेट, 1% छोड़ो, 0.5 नहीं है। बैंकिंग दो, रेलवे दो, कोई भी एग्जाम दो, 0.5 नहीं है। 0.1% सक्सेस रेट नहीं है इंडिया के ज्यादातर कंपटीशन में। इंजीनियरिंग और मेडिकल का तब भी 3 से 4%। क्यों नहीं समझते हो बेटा? और सबसे बड़ी बात क्या है ना, आदतें बदलोगे ना तो ये आपके सोचने समझने का नजरिया बदल देगा। गांव घर गए होंगे कभी कभार, जाते हो ना, कुछ निठल्ले भैया लोग मिलते होंगे जिनको उनके पिताजी भर दिन गलियाते होंगे, मिलते हैं, पक्का मिलते होंगे। और वो क्या करता होगा, मैं जो पिक्चर बोलता हूं वही पिक्चर दिखेगा। दलान पे मच्छरदानी लगी हुई है, वो भी नहीं खोलता है, वो पैर पर पैर क्रॉस डाल के तकिया 3 लगा के लेटा हुआ मोबाइल फोन देख रहा। होता है या नहीं होता है? और उधर से उनके पिताजी आए गलियाते हुए। 3-4 गाली होती है गांव घर में, पहले चारों दिया भरमन। करता क्या है दिन भर, और उससे तुम पूछो अच्छा आपको टाइम मिलता है, वो भी क्या बोलेगा, नहीं मिलता है। वाकई नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अपनी उसने प्रायोरिटी सेट कर रखी है। डेली का मुझे 20 मिनट यूट्यूब देखना है, डेली का 1.5 घंटे मुझे एक सिनेमा देखना है। आप सारे सिनेमा से अपडेटेड नहीं है, उसका सारा सिनेमा अपडेटेड है। तो लाइफ जो है ना बेटा, वो प्रायोरिटी का नाम है। जीवन में प्रायोरिटी आपने क्या बनाया है, जिंदगी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। आप अपनी जीवन को बदलिए। आप लोगों को देख के अब क्या बोल बेटा, दया भी नहीं आती है। दया किनके ऊपर आती है, सिंपैथी किनके लिए बनता है जानते हो? किनके लिए? लगता है जो कुछ कर सकते हैं, और आंखों में वो भूख दिखती है। बेटा बैच जाता था आज से 4 साल पहले ना यार, आखिरी क्लास जब आता था ना तो रुला देता था हम लोगों को बच्चा। आंख से मतलब आंसू झरझर झरझर ऐसे बहते थे। वजह उनकी भूख, मतलब वो देख करके, उनकी आंखों की वो चमक देख करके कि सर अब ये चीज क्या होगा, सर मेरे जीवन का ये आखिरी स्टेज है जब हमने ये नॉलेज लिया। और जब मुझे ज्ञान हुआ, ध्यान से सुनो, जब मुझे ज्ञान हुआ कि नॉलेज लेना चाहिए तो जीवन ही समाप्त हो गया, मतलब टाइम ही समाप्त हो। अगर प्रैक्टिकली देखो तो आपका जो उम्र 0 से 14 था, 15 था, 10th तक, ये एकदम प्योर नॉलेज लेने का टाइम था कि नहीं था? प्रैक्टिकली सोचो अपने जीवन को, था ना बेटा? लेकिन ये आपका समय किस में गया? लापरवाहियों में, बचपने में, मजे लेने में, और टीचर के नॉलेज में कुछ कमी होने का भी खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ता है। ये तो परंपरा है, ये चलेगी।
तो आपका 14-15 साल गया। अब सोचो आगे कितना साल बच रहा है आपके पास, क्योंकि आपके पास जिम्मेदारी आ जाती है 24-25 से। यही 6-7 साल 8 साल का ना टाइम बचता है बेटा, जिसमें 4 साल आपके 5 साल कहां जाने होते हैं, कॉलेज में। तो आपके पास ये 2-3 साल का जो ऐसा समय आता है ना अचानक, जिसमें आपको ये रियलाइज भी होता है कि हमें क्या चाहिए, नॉलेज। पढ़ने में मजा भी आता है, और जब मजा आना पीक पर होता है उस समय में समय ही समाप्त। इसीलिए बोलता बेटा, कुछ लोगों को पढ़ने में जिनको मजा आता है ना इस फेज में, उनको पूछिए, वो आपको ये समझा देंगे कि काश ये टाइम और चल रहा होता, या फिर काश ये टाइम थोड़ा पीछे से चल रहा होता, थोड़ा पीछे से मैं जगा होता। और जीवन में किसी भी काश के लिए कोई साइन नहीं है, जगह नहीं है बेटा। इसलिए अपने आप को समझो कि हमें कौन सा मौका मिला है, क्या करना है, समझ नहीं पा रहे बेटा। ये पेन को क्या हो गया यार, ये क्या आ गया, हाँ मोटिवेट हो गया, हाँ सही में। अरे चलो ठीक है, इसी पे पढ़ा जाए। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में दो चीजें हैं। पहले सॉल्यूशन आप किसको बोलते हो, सॉल्यूशन इज अ काइंड ऑफ मिक्सचर, है ना, होमोजेनस या हेट्रोजेनस, होमोजेनस। एक ट्रू सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूशन इज अ काइंड ऑफ मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर। एक ट्रू सॉल्यूशन, सही सॉल्यूशन का मतलब है एक होमोजेनस मिक्सचर, दो चीजों को जब आप मिलाते हैं। लेकिन पॉइंट क्या है, एक पॉइंट ऐड करना है, दो चीजों को मिलाते हैं, जैसे आप चीनी और बालू को भी मिला सकते हैं, तो क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं, कैसे आपने डिसाइड किया, नहीं। अगर आपने उस मिक्सचर को होमोजेनस भी मिला बना दिया, मान लो शुगर और सैंड के मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया, होमोजेनस अगर बनाने की कोशिश भी करी थोड़ी देर के लिए, मान लो हमने एकदम होमोजेनस बनाने का ट्राई किया, एकदम दोनों को पाउडर कर दिया, तो क्या ये होमोजेनस मिक्सचर सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। सॉल्यूशन का एक सिंपल फंडा है कि जब आप कंपोनेंट्स को मिलाते हैं, मिलाने के बाद सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से उनके कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते। चीनी को पकड़ के उठा के आप बाहर कर सकते हैं, इसलिए वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं कहा जाए। तो होमोजेनस मिक्सचर्स जहां पर उनके कंपोनेंट्स को सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सके, इनको आप क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में दो चीजें मिनिमम कम से कम होती हैं, एक क्या होता है सॉल्यूट, और दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानने का तरीका क्या होता है, कैसे पहचानते हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तीन चीजें बताऊंगा। आप लोग अपना अपना डेफिनेशन लगाते रहते हैं, तीन चीजें हैं, एग्जैक्ट डेफिनेशन में कभी भी ये पकड़ना मुश्किल होता। सबसे पहला डेफिनेशन है सॉल्यूट, सॉल्वेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। सॉल्वेंट वो होता है जो बड़े अमाउंट में मौजूद। सेकेंड पॉइंट ये है सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सेम होगा। किसका किसका, सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट। चीनी में पानी मिलाओ या पानी में चीनी मिलाओ, हमारा फाइनल सॉल्यूशन लिक्विड है, इसीलिए हमारा सॉल्वेंट कौन रहेगा, वाटर रहेगा, और सॉल्यूट कौन होगा, शुगर होगा। तीसरा पॉइंट हमने क्या बोला, पहला पॉइंट क्या बोला बेटा, सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में। दूसरा पॉइंट क्या बोला, सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सेम होगा। और तीसरा पॉइंट, सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूजुअली जनरली हाई होता है सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिसॉल्विंग एबिलिटी होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डिसॉल्विंग एबिलिटी होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पोलैरिटी को बताता है किसी भी सॉल्वेंट का एक अपना
प्रॉपर्टी है जिसमें जाने पर सॉल्यूट को डिजॉल्व करने की एबिलिटी होती है। बहुत तरीके से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन किया जाता है। जैसे वाटर है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक या कोई भी चीज का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मान लो उसमें अगर आप नमक डाल रहे हैं पानी में, तो वो वाला फोर्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो Na+ और Cl- के बीच लग रहे फोर्स का विरोध करता, ओपोज करता है, दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा कॉन्स्टिट्यूएंट को जोड़ता है कि सेपरेट करता? सेपरेट करता। तो डिसॉल्विंग एबिलिटी से आप फिलहाल काम चलाएं। तो हमने क्या बोला, तीसरा पॉइंट, सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूजुअली क्या होगा? ज्यादा होगा। अब जैसे ऐसे आ जाओ, मान लो कि आपने पानी में दवा मिलाया, शनिवार की रात वाली जो आप लोग लेते हैं, 30 ml 20 ml लेती हो ना, थोड़ा थोड़ा। हाँ। तो मान लो एल्कोहल, तो अगर आपका एक ग्लास है उसमें 50 ml वाटर है, आप उसमें 10 ml मिला रहे हो एल्कोहल, दोनों लिक्विड है, कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है? वाटर सॉल्वेंट है और एल्कोहल सॉल्यूट। अगर आपने एक ग्लास में भरा हुआ ग्लास और उसमें मान लो 50-60 ml एल्कोहल है और आप उसमें 20 ml पानी मिला दे रहे हैं। आपने सुना है कभी पानी में शराब, कभी शराब में पानी? नहीं सुना है? अच्छा, डायरेक्ट महसूस ही किया, सुना नहीं। अच्छा ठीक, तो सोडा के साथ लेते हैं। ओ हाँ, स्वैग है, वाह बेटा, ये तो बता देना ना। तो अगर 60 ml में बेटा, अगर एल्कोहल में आप 10 ml पानी 20 ml पानी मिला रहे हैं, अब सॉल्वेंट कौन है? एल्कोहल चेंज हो गया लार्ज अमाउंट में। अच्छा, अगर दोनों 50-50 है, ऐसे भी लोग पीते हैं आधा आधा, बैलेंस रखते हैं, तो दोनों 50-50 है, अब क्या बोलो? जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई हो, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता, तो वाटर क्या हो गया उस केस में? सॉल्वेंट। दूसरा एक पॉइंट, अगर मान लो कि हमने लिख दिया 52 ml वाटर और 48 ml एल्कोहल, तो वाटर, अच्छा हमने बोला 52 ml एल्कोहल अब 48 ml वाटर, मान लो ऐसा एक कॉम्प्लिकेटेड ऐसे ही, अब सॉल्वेंट कौन है? नहीं बेटा, वाटर, क्योंकि अमाउंट में इतना का डिफरेंस नहीं है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, अगर बड़ा डिफरेंस हो जाए तो डेफिनेटली अल्कोहल मान लो 70 ml बोल दिया और वाटर 30 ml बोल दिया, तो क्या हो जाएगा? अल्कोहल क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। तो इस पे लड़ाई ज्यादा नहीं करनी है, इसमें कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछने नहीं आ रहा, ये एक दिल की संतुष्टि के लिए। हाँ, गालिब ने बोला था कि ये डिस्कशन मन्नू जी कर लीजिएगा, तो हमने कर दिया। गालिब नहीं जानते? चिड़िया का नाम है। 14 फरवरी मनाते खूब हो, लेकिन गालिब को नहीं जानते हो। छोटू, कितने लोग जानते हो गालिब को? बस 3-4 लोग। मैंने जो उनको जानते, एक्चुअली 14 फरवरी के बाद वो क्लास ही नहीं आते, वहीं तक उनका लास्ट डेट है। अरे भाई पढ़ो यार, शायर हैं, ऐसे वैसे शायर थोड़ी हैं, सैकड़ों सदी में एकाध पैदा होते हैं वो वैसे शायर हैं, जैसे हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेटा। अब आया समझ में? चला, सॉरी। तो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब यहां पे पहले चलो डेफिनेशन लिख दो। सॉल्यूशन क्या बोलोगे? अरे यार, हरी लफड़ा। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 or more components from which component after mixing cannot be
कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। ये एक होमोजेनस मिक्सचर है। अच्छा ठीक है, ये दो सब्सटेंस का या दो से ज्यादा का भी हो सकता है, दो या दो से ज्यादा का भी हो सकता है। और कंपोनेंट्स को हमने बोला कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस या मेथड्स, हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का आप दो पार्ट बोल रहे हैं, एक पार्ट सॉल्यूट और दूसरा पार्ट सॉल्वेंट। किसमें किसको ऐड किया गया है? सॉल्वेंट में ऐड किया गया है सॉल्यूट। हमने ये पिक्चर यहां बनाया है, तो इसमें ये वाला चीज क्या है जो भरा है हमने? सॉल्वेंट है बेटा। और ब्लू वाला हमने क्या? सॉल्यूट लिखा। ये हमारा सॉल्वेंट है और ये वाला जो पार्टिकल ब्लू वाला हमने दिखाया ये सॉल्यूट, ठीक है। तो एक होमोजेनस मिक्सचर दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का, जहां से कि कंपोनेंट्स को आफ्टर मिक्सिंग कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस। चलो ये पॉइंट मैं लिख दूं, आइडेंटिफाइंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कैसे आइडेंटिफाई करोगे बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा था। टाइम को बचाओ, टाइम को इंटीग्रेट करो, वरना समय नहीं मिलेगा। आप समय ढूंढते रहेंगे, नहीं मिलेगा, जीवन भर नहीं मिलेगा। घर में सुने हो पापा को बोलते हुए कभी ये चीज? पापा से फोन पर कोई बोलता, आप आए नहीं, मिले नहीं, आते नहीं है कभी, क्या बोलते हैं? अरे टाइम ही नहीं मिलता, इतना बिजी रहते हैं। मान लो उन्हीं सब के बीच में बहुत बिजी हैं आपके पापा, और मान लो अभी भगवान न करे आपका एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, कुछ आपके साथ प्रॉब्लम आ जाए, क्या होगा? सब छोड़ छाड़ के आएंगे ना? कहाँ से टाइम आ गया? हाँ, लाइफ में हर चीज प्रायोरिटी होती है। तो आप एक बात बताइए ना, इस जीवन का सबसे बहुमूल्य चीज क्या है? टाइम, समय। तो उसको जोड़ने से बड़ी प्रायोरिटी इंसान के लिए कुछ हो सकता है? समय को इंटीग्रेट करने से ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी इंसान के पास कुछ है ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। और वो समय किसके लिए जोड़ रहा है? यूट्यूब का रील्स देखने के लिए? किसके लिए जोड़ रहा है? जो काम उस वक्त कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए, उसमें अपने पूरा का पूरा एफर्ट लगाने के लिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इंटीग्रेट करके पढ़ाई को देंगे, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो इंटीग्रेट करके बिजनेस को देंगे। तो टाइम को इंटीग्रेट कीजिए। स्टडी आप तभी कर पाएंगे, स्टडी तभी कर पाएंगे जब समय को जोड़ जोड़ के थोड़ा देंगे। इसलिए इस टास्क को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा लाओ। अभी जो चीज तुम लोगों को बड़ा बोरिंग लगता है ना, क्या इस फेज में स्टूडेंट के साथ ये होता है? पढ़ाई प्रेशर की तरह लेता है, पढ़ाई को समझता नहीं कि ये जिंदगी है, एजुकेशन कितनी अच्छी चीज है। जो एजुकेशन सही से नहीं ले पाता, जो सही से नहीं पढ़ाई कर पाता बेटा, वही लोग हल्ला करते हैं क्या? जीवन का तो आखिरी लक्ष्य क्या है? पैसा कमाना। बेटा नहीं, आखिरी लक्ष्य पैसा कमाना। ये कौन हल्ला करते हैं? जो पढ़ नहीं पाते हैं, जो एजुकेशन का इंपॉर्टेंस नहीं जानते हैं, वो ये हल्ला करते हैं कि जीवन का आखिरी लक्ष्य पैसा कमाना। क्योंकि अगर यही लक्ष्य रहेगा ना, तो यकीन मानो कि तुम करोड़पति और अरबपति हो जाओगे ना, तब भी चाहोगे कि हमारा बेटा एजुकेटेड हो अच्छे से। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आईआईटी निकल जाए। एजुकेशन का मतलब क्या होता है? नॉलेज, नॉलेज होना। आप शेयर का भी काम कर रहे हैं, शेयर होता है ना, आप शेयर का भी काम कर रहे हैं, उसके लिए क्या बेटा? स्टडी है, बहुत वास्ट स्टडी। तो वो काम कर रहे हैं अल्टीमेटली पैसे के लिए, लेकिन उससे पहले क्या है? पूरा वॉरेन बफेट को पढ़ना है,
झुनझुनवाला को पढ़ना, बहुत लोग हैं, कौन कैसे डूब गए, कौन कैसे बने, ये सबको पढ़ना। तो लाइफ का असली मकसद पैसा कमाना नहीं होता, और होता ही नहीं है। ये लोग वैसे लोग बोलते हैं जो सही से खुद को एजुकेट नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसा होता तो इतने लोग जब पैसा कमा लेते तो बच्चे को पढ़ने हार्वर्ड क्यों भेजते हैं? भेजते हैं ना जी। क्यों फॉरेन यूनिवर्सिटीज भेजते हैं, क्यों बाहर के कॉलेज भेजते हैं, यदि पैसा कमाना ही सिर्फ लक्ष्य है? जी नहीं, पैसा उसका एक पार्ट है लाइफ का, और एजुकेशन जर्नी है। जर्नी और पार्ट दोनों में डिफरेंस है। इसीलिए अपने आप को नॉलेजेबल करो, अपना नॉलेज बढ़ाओ, मजा आएगा एजुकेशन जब आएगा, बाकी सब अपने आप खुद मिलेगा। रिजल्ट, पैसा, शोहरत, फेम, स्टेबिलिटी, सब कुछ, सिक्योरिटी, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। तो जो काम कर रहा है ना इंसान, उसके लिए समय कहां से लाए? तो किसी को समय नहीं मिलता है। क्या करना पड़ता है बेटा? समय को जोड़ना पड़ता है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट को जोड़ करके बड़ा तैयार करना पड़ता है। और ये होता है, करने वाले लोग कर लेते हैं। आप कीजिए, आपको गजब ताकत महसूस होगा। ट्राई कीजिए बेटा, इस पे लग जाइए। आइडेंटिफाइंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, क्या क्या बोला हमने? 3 पॉइंट। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट रिजेंबल्स, रिजेंबल मतलब मिलना, विथ दैट ऑफ सॉल्यूशन है बेटा। हाँ गुड, पहला पॉइंट हमने ये बोला। अरे भाई बड़ा परेशान कर देगा आज यार। दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला? सॉल्वेंट is present in relatively large amount. और तीसरा पॉइंट हमने क्या बोला? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट of solvent is usually higher. That is dissolving ability, घुलाने की क्षमता। सही है? तीनों पॉइंट है। तीनों में जनरली सबसे पहले क्या लगता है? लार्ज अमाउंट। सही है? आप सबसे पहले यही लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं? फिजिकल स्टेट, और बाद में डिसॉल्विंग एबिलिटी भी देखते हैं। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल भी हमने बोल दिया। अगर बोला जाए 40% वाटर, 60% एल्कोहल, बोलो। वाटर, एल्कोहल, सही है, पलट दिया। 40% एल्कोहल, 60% वाटर। अब क्या बोलोगे? ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट। अगर हमने बोला दोनों लिया जाए 50-50%, अब क्या होगा बेटा? सॉल्वेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना, और ये, ठीक है। तो चलो, बाकी तो लड़ाई की चीज है और लड़ना है नहीं, क्योंकि कुछ कंक्लूजन इससे निकलने जाना है नहीं। ठीक है, अब आप सॉल्यूशन को बहुत तरीके से बांट सकते हैं। जैसे एक नॉर्मल सा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्ड। फैन ऑन करो ना, स्विच, फैन का स्विच ऑन नहीं।
एफ लिखा हुआ है बेटा, नहीं नहीं एफ लिखा हुआ है इस पे। हाँ हो गया, बस वही करना, बाकी को ऑफ कर लो, ये ऑफ कर लो, मर जाएगी यार। नहीं नहीं देखो वो जा रही है, अरे जल्दी बचाओ, मेरा क्यों ऑफ किया भाई, अरे फिर लाइट ऑफ कर दिया यार, बायोलॉजी है इसका पक्का। अब समझ में आया जीवन में मैथ्स लेने का महत्व क्या है। लाइट्स ऑन करो, नहीं तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। आप जाइए ना बोर्ड के पास, मेरी तरफ मत देखिए। नहीं आया, पीछे की लाइट्स ऑफ है, लेफ्ट हाँ, ऊपर हाँ ऑन होगा, ठीक है। अब ये वाली फैन को ऑफ कीजिए, और नहीं वो मेरी वाली फैन, फिर आप लाइट ऑफ कर रहे हो। चलो ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, on the basis of number of components, क्या बोल सकते हो, बोलो बोलो, कंपोनेंट्स के आधार पे कितने तरह का सॉल्यूशन, क्या क्या, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, नहीं बेटा और भी हो सकता, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, आप बाइनरी सॉल्यूशन कब बोलते हैं, वन सॉल्यूट प्लस वन सॉल्वेंट। अच्छा टर्नरी में क्या हो जाएगा, हाँ सॉल्वेंट एक और सॉल्यूट दो, इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है। शरबत, सिकंजी, है ना, चीनी भी पड़ेगा, नमक भी पड़ेगा, लेमन ड्रॉप्स भी पड़ेगा, जाएगा ना, वाटर भी जाएगा। क्या फैन, देख लो बेटा फैन ऑफ कर दो, 2-3 ग्राम सूख गई बेचारी हवा लगने से। नहीं नहीं उसका स्विच है, फिर वो उस पे जाता, वो मेरा वाला स्विच है, वो मेरा है बेटा, नहीं है वो लाइट है, हाँ यही था, ठीक। बोलो भैया थैंक यू, बोलो, फिर बोल ही नहीं रही है, दिक्कत किस में है, भैया बोलने में कि थैंक यू बोलने में, बेटा बोलो भैया थैंक यू, बोल ही नहीं रही है, हाँ थैंक यू भैया बोलना था, भैया थैंक यू नहीं, ठीक गुड। तुम लोगों से तो कनपट्टी पे बंदूक रखवा ले लोग, तब भी ना बोलो दीदी थैंक यू, हाँ समझ सकता हूँ बेटा समझ सकता हूँ, चला जा। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बाइनरी टर्नरी, ये दूसरा एक इस तरह से कह सकते हो, ऑन द अमाउंट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या बोलोगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। लेकिन ये सब का कोई यूज बहुत ज्यादा अभी नहीं है फिलहाल। ऑन द बेसिस ऑफ
हाँ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी कह सकते हैं। दो तरीके से हमने क्या क्या लिखा, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन, डेफिनेटली डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या बोलते हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा या कम, कम, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। 9th-10th में भी खूब फ्रीक्वेंट ये टर्म यूज कर रहे होंगे आप। डाइल्यूट मतलब अमाउंट काफी कम है और कंसंट्रेटेड में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा हो, लेकिन कितना भी ज्यादा हो के सॉल्वेंट से ज्यादा नहीं कर देना है हमें ना, नहीं तो मामला पलट सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन को और भी तरीके से बांटा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऐसे भी सॉल्यूशन को बांटा जा सकता है, जैसे लिक्विड प्लस सॉलिड, बहुत कॉमन एग्जांपल। हाँ, मेहमान जब आते हैं तो हम लोग देते हैं चीनी पानी। दूसरा लिक्विड प्लस गैस, ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जो आप लेते हैं। लिक्विड प्लस लिक्विड, रूह अफ़ज़ा ठीक है, ढेर सारे एग्जांपल हैं। सॉलिड प्लस सॉलिड भी है, इसमें बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि ये सॉल्यूशन नहीं होता, बिल्कुल हो सकता है, सॉलिड प्लस सॉलिड भी एग्जांपल हो सकता है। अलवाइज, बहुत सारे ऐसे अलवाइज हैं जो सॉलिड प्लस सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है और वो होमोजेनस। सोल्डर, सोल्डर नहीं समझते हो, सोल्डरिंग जो करते हो उसमें 50% टिन और 50% लेड होता, एक होमोजेनस मिक्सचर। तो बहुत सारे ऐसे अलवाइज हैं जिनको आप होमोजेनस मिक्सचर के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। यूजुअली लोग सॉलिड प्लस सॉलिड को क्या बोलते हैं, ये नहीं होता क्या सॉल्यूशन, नहीं, गलत है, ये भी एक तरह का सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, और भी टाइप्स हो सकते हैं, जैसे सॉलिड प्लस गैस, वो भी हो सकता है। स्मॉग, डस्ट पार्टिकल क्या होता है, मिस्ट में डस्ट पार्टिकल जब मिलता है, स्मॉग, सुने हो ना, तो ये सब भी तो बहुत सारा हो सकता है। इसको आप पढ़ते भी होंगे, गैसियस स्टेट में भी, स्टेट्स ऑफ मैटर में भी थोड़ा बहुत आया होगा, और आगे सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां भी लाएंगे। तो ये भी फिजिकल स्टेट के आधार पे हम लोग इस तरह का भी सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब बातें कर रहे हैं अपन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, टर्म इस्तेमाल। ये हुआ क्या है इसको देखिए, सारा मेरा कंसंट्रेशन ही बिगाड़ दिया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। समझने के लिए तो समझते हो इस टॉपिक को, सांद्रण क्या मतलब हुआ, किसका अमाउंट, सॉल्वेंट का कि सॉल्यूट का, सॉल्यूट का, सॉल्यूट का। कंसंट्रेशन किसको प्रेजेंट करता है, सॉल्यूट की अमाउंट। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, इट इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू, नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट या सॉल्वेंट, सॉल्यूट, एंड फॉर्मुलेटेड एज, और इसको कैसे फॉर्मुलेट किया जाएगा, निकाला जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन नॉट सॉल्वेंट। गौर से सुनेंगे, ये क्या हो गया, रिलेटिव अमाउंट। अमाउंट का मतलब है बेटा वेट से, अमाउंट का मतलब है मोल से, और अमाउंट का मतलब है वॉल्यूम से। तो रिलेटिव अमाउंट ऑफ किसका,
सॉल्यूट प्रेजेंट इन किसमें? सॉल्यूशन। रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन नॉट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में नहीं। हालांकि सॉल्यूट प्रेजेंट कहां पे है? सॉल्वेंट में। लेकिन जब भी हम किस चीज का डेफिनेशन देते हैं? कंसंट्रेशन का, तो ये किस चीज को बताता है? रिलेटिव अमाउंट ऑफ किसका? सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, लेकिन कंसंट्रेशन जो डिफाइन करी जाती है वो डिफाइन करी जाती है रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान से देखो। दैट इज, क्या बोला हमने? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा? अमाउंट ऑफ, अमाउंट मतलब मास, मोल्स या वॉल्यूम, किसका? ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय रिलेटिव, यही हुआ ना? रिलेटिव टू, तो डिवाइड बाय यही चीजें, क्या? मास, मोल्स या वॉल्यूम ऑफ किसका? क्लियर हो गई चीजें? क्या बेटा यहां पे नहीं लेना है? एकदम हमने साफ साफ मना करा कि आपको सॉल्वेंट नहीं लेना, हमेशा क्या लेना है? सॉल्यूशन। सिर्फ एक कंसंट्रेशन के लिए टर्म होता है मोलैलिटी। कौन सा? उसी में यहां पर नीचे में सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट आता। सिंगल एक टर्म, कौन सा टर्म? मोलैलिटी। ये है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। नहीं समझ में आया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना मोल मौजूद है किसका? सॉल्यूट का। किसमें? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। तो यहां पे क्या आ गया डेफिनेशन में? नीचे में क्या आ गया? सॉल्वेंट आ गया। नहीं आ गया? मोलैलिटी बोलते हैं कितना मोल्स प्रेजेंट है किसका? सॉल्यूट का। किसमें? सॉल्वेंट। लेकिन बाकी किसी भी कंसंट्रेशन में कभी भी क्या बोला हमने? नीचे में हमेशा क्या रखना? सॉल्यूशन रखना। क्लियर हो गया? अब आप कंसंट्रेशन के ढेर सारे यूनिट्स, कंसंट्रेशन यूनिट्स, बहुत सारे कंसंट्रेशन के यूनिट्स हैं। आप इसको 2 कैटेगरी में बांट लो। ग्रुप ए यूनिट्स, हालांकि ऐसा कोई क्लासिफिकेशन है नहीं, समझने के लिए किया जाता है। ग्रुप बी यूनिट्स, ठीक है। ग्रुप ए यूनिट्स बेटा वॉल्यूम डिपेंडेंट हुआ। कौन सा डिपेंडेंट? वॉल्यूम डिपेंडेंट, या आप क्या लो वॉल्यूम रिलेटेड। अभी डिपेंडेंट की जगह आप रिलेटेड लिख लो। ग्रुप ए किससे लिख दिया संबंधित है? वॉल्यूम रिलेटेड। और ग्रुप बी हमने क्या लिखा? मास रिलेटेड। इसमें वैसे वाले यूनिट्स बोले जाएंगे जो किससे रिलेटेड है? संबंधित है वॉल्यूम से। और इसमें कैसे वाले बोले जाएंगे? जो मास से संबंधित है। अब पॉइंट ये बताओ, जो वॉल्यूम से संबंधित है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हुआ या नहीं हुआ? और जो मास से संबंधित हुआ वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हुआ। तो अगर इससे इसको बेटा कन्वर्ट करना एक दूसरे में, तो किसके मदद से कन्वर्ट किया जाएगा? एक वॉल्यूम से रिलेटेड, एक मास से रिलेटेड है। अब इसको इसमें और उसको इसमें कन्वर्ट करना हो तो डेंसिटी की मदद से, डेंसिटी की मदद से, क्योंकि डेंसिटी में मास और वॉल्यूम है। तो आप बोलेंगे कि इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन मतलब आपस में बदलना। इंटर कन्वर्जन विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी। नहीं बेटा, एक दूसरे को बदलोगे कैसे? किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे? तो डेंसिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो।
ठीक है, आ जाओ। अब जैसे वॉल्यूम से रिलेटेड और मास से रिलेटेड कौन कौन सा है? परसेंटेज V बाय V, परसेंटेज V बाय V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और इसी को बोलोगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। दूसरा परसेंटेज W बाय V, हाँ, और क्या बोलोगे? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तीसरा मोलैरिटी, ये परसेंटेज है बेटा, तीसरा मोलैरिटी, और चौथा नॉर्मेलिटी। चौथा क्या हो गया? ये सारे किस पर डिपेंडेंट है? वॉल्यूम डिपेंडेंट। अब आ जाओ, परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, इसी को क्या बोला जाएगा? परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय, देख लो ये मास से रिलेटेड हो गया। मोल फ्रैक्शन आपने पढ़ा है, आपको याद है ये क्या है? इंडिविजुअल मोल बाय टोटल मोल। तो मान लो सॉल्यूशन के लिए लगाओगे तो यही चीजें क्या बोलोगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ इक्वल्स टू क्या होगा? सोचो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अब बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अरे ऐसे ना मोल फ्रैक्शन लगाते हो। इंडिविजुअल मोल बेटा क्या करते हो बेटा? टोटल मोल्स। तो अगर आप मोल फ्रैक्शन लगाएंगे सॉल्यूट का आपको निकालना, तो क्या बोलोगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बोलना है तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय, या वन में से माइनस कर लोगे दूसरे का मोल फ्रैक्शन, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1। आ जाओ, तीसरा मोलैलिटी, क्या पढ़ा अभी आपने? वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी। तो ये मास से रिलेटेड है कि वॉल्यूम से रिलेटेड है? क्योंकि सॉल्यूट का भी क्या है? मोल्स, और मोल्स किस पर डिपेंड किया? मास पे, वेट पे, वॉल्यूम पे नहीं ना बेटा, वेट पे डिपेंड कर रहा। तो वेट ऊपर भी है, वेट नीचे भी। ऊपर वाला परसेंटेज वेट बाय वेट, मतलब 100 ग्राम में कितना वेट मौजूद है, तो ये भी वेट से रिलेटेड है। मोल फ्रैक्शन मोल से रिलेटेड और मोल्स वेट से रिलेटेड है, तो ये मास रिलेटेड हुआ। चौथा एक होता पार्ट्स पर मिलियन, नाम से ये भी क्लियर है। मिलियन समझते हो? 10 मिलियन, 10 लाख। तो पार्ट्स पर मिलियन नाम से क्लियर है, पर मिलियन कितना पार्ट, तो पढ़ लोगे इसको भी। तो दो कैटेगरी में हमारा यूनिट्स बट जा रहा। पहली कैटेगरी कौन से रिलेटेड है? वॉल्यूम रिलेटेड, और दूसरी कैटेगरी कौन से रिलेटेड है? मास रिलेटेड। दोनों पे एक दूसरे में अगर इंटर कन्वर्जन करना है हमें, तो किसकी मदद से की जाएगी? डेंसिटी की मदद से। अब ये एग्जांपल टू एग्जांपल हम लोगों को प्रैक्टिस करना होगा। आज अब 1 बाय 1 बेटा लगाया जाए। सबसे पहले क्या लगाया जाए? वॉल्यूम बाय परसेंटेज बाय वॉल्यूम, या परसेंटेज V बाय V ऑफ सॉल्यूशन। दिमाग लगाओ, ये क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? कैसे डिफाइन होगा? परसेंटेज मतलब 100 में, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इनटू, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन per 100 ml of
सॉल्यूशन। क्लियर हो गया जी? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 में निकाल रहे हो ना, तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम हमने बोला, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। और डेफिनेशन कैसे लिखोगे? परसेंटेज V बाय V ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या ये सिंपल डेफिनेशन है या नहीं? 2-3 क्वेश्चन इस पे कर लू छोटा छोटा पहले, फिर आगे बढ़ा जाए। मान लो हमने एक क्वेश्चन में लिखा 40% V by V of ethanol in 100 ml solution। नहीं, रुक जाओ, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, V by V of ethanol in 100 ml solution। इसका मतलब क्या हो? हर बार तरीका लिखने का बदलूंगा और आपको मतलब निकालना। इसका क्या मतलब हुआ? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ? 100 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ? 100 ml। वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कितना हुआ? कितना हुआ? 40%, 40 ml। तो अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर लिखा जाए तो कितना हुआ? 60 ml। ठीक है, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं 40% V by V of water in ethanol solution, अब इस टर्म का क्या मतलब? ठीक से 40% कौन हुआ? वाटर हुआ? नहीं हुआ बेटा, 40% वाटर है और 60% हमारा इथेनॉल है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हुआ? 40 ml। और वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन कितना हुआ? 100 ml। और वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कितना हुआ? 60 ml। रुकते जाओ, ध्यान से रुक जाओ। अगर मैं लिखूं 40% V by V of water in 100 ml ethanol solution, क्या ये दोनों एक ही चीज हुई या नहीं हुई? क्या ये और ये सेम थिंग हुआ या नहीं हुआ? अरे वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हुआ? 40 ml। वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कितना हुआ? 60 ml। और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हुआ? तो क्या दोनों सेम चीजें हुई या नहीं हुई? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या दोनों सेम चीजें हुई या नहीं हुई? गलत, अलग अलग। बेटा हमने नीचे वाले में ये मेंशन कर दिया है कि 100 ml सॉल्यूशन, आपने गौर नहीं किया। ऊपर वाले में हमने मेंशन नहीं किया है कि कितना ml सॉल्यूशन, इसीलिए यहां 100 ml सॉल्यूशन है ही नहीं। वो 200 ml भी हो सकता है, 50 ml भी हो सकता है। तो यहां पे 100 ml क्या लेना पड़ेगा?
लेट, तब ये चीजें। लेकिन यहां 100 ml लेट नहीं है, एक्चुअल। तो दोनों एक चीज नहीं हुई। इसका यह भी मतलब हो सकता है कि 85 ml का पैक बना हो। सही है। अब फर्स्ट वाले को फिर से देखो, ये एक्चुअल है या नहीं है? एक्चुअल। 40% VYV ऑफ इथेनॉल इन 100 ml सॉल्यूशन, तो ये एक्चुअल है या नहीं है? ये 100 ml एक्चुअल है। तो साफ दिख रहा है यहां 40% वॉल्यूम है किसका? इथेनॉल का 100 ml सॉल्यूशन। यहां पे दिख रहा है 40% वॉल्यूम है किसका? वाटर का 100 ml सॉल्यूशन। तो इसमें सॉल्यूट कौन है इस वाले क्वेश्चन में? इस वाले में सॉल्यूट कौन है? वाटर, क्योंकि कम है ना बेटा। तो ऐसा पैक बनाने से क्या होगा बेटा? लीवर किडनी दोनों खराब होंगे। तो इस तरीके का नहीं करना है, ध्यान रखना आपको। ये क्या हो गया? एथेनॉल। समझ में आ गई चीजें? ठीक, चलो अगला एक क्वेश्चन देता हूं। ये तो पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। थर्टी ml यूरिया इज mixed in 45 ml water. Determine, सॉरी रुक जाओ, यूरिया लिख दिया मैंने, सॉरी, इथेनॉल। 30 ml ethanol is mixed in 45 ml water. Determine percentage V by V of ethanol in solution.